शूरा का क्रोध अध्याय 406। सूर्योदय शहर लिंगतियान वह नाम जो हर बार सामने आने पर अनगिनत निगाहों को आकर्षित करता था। काफी समय हो गया था जब वह प्लेयर लेवल रैंकिंग से बाहर हो गए थे और उनका नाम लंबे समय तक नहीं सुना गया था। इस समय जब ये नाम एक बार फिर खिलाड़ियों के कानों में पड़ा तो केवल चीनी खिलाड़ी ही चौंके नहीं थे, दुनिया भर के खिलाड़ियों ने इस चीनी खिलाड़ी का नाम याद कर लिया। उद्धरण चिन्ह ... विश्व सीमा से गुजरे पूर्वी महासागर महाद्वीप। यह यू फैंग अचंभित रह गया और उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अभी खिलाड़ी खेल के शुरुआती चरण से बमुश्किल बाहर निकले थे। यह असंभव था कि विश्व सीमाओं को इतनी जल्दी हटा दिया गया था और हर कोई जानता था कि विश्व सीमाओं को नुकसान पहुंचाना या उन्हें पार करना असंभव था। इससे पहले कोई भी खिलाड़ी विश्व सीमा पार करने में सफल नहीं हुआ था, इसलिए इस खबर ने हर खिलाड़ी को पूरी तरह से चौंका दिया। उस पुरुष ने ये कैसे किया? जियो की यू फैंग भी अवाक रह गए। मुझे कोई अंदाजा नहीं है, यू फैंग ने हैरान होकर अपना सिर हिलाया, लेकिन मैं जो जानता हूँ वह ये है कि पूर्वी महासागर महाद्वीप में चीजें रोमांचक होने वाली हैं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। आपको लगता है कि सुना। लिंगतियान वास्तव में विश्व सीमा से होकर गुजरा है और पूर्वी महासागर महाद्वीप में है। बकवास। यहाँ तक कि वह विश्व सीमा भी पार कर गया। वह कितना स्वर्ग विरोधी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, ये बहुत अच्छा है। विश्व सीमा पार करने वाला विश्व का पहला व्यक्ति, पूर्वी महासागर महाद्वीप में स्वयं प्रवेश करना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और मेरा EXP बार 10% बढ़ गया। लिंगतियान द्वारा चीन क्षेत्र को एक बार फिर से उथल पुथल में डाल दिया गया। इस बार हर कोई पहले से कहीं अधिक उत्साहित था। लिंगतियान ने जो किया उसने न केवल खुद को बल्कि चीन के बाकी सभी लोगों को प्रभावित किया। आखिरकार चीन में हर किसी को प्रसिद्धि और EXP प्राप्त हुआ और जापान में प्रत्येक खिलाड़ी को प्रसिद्धि और EXP खोना पड़ा। यह उनके वर्तमान EXP बार का केवल 10% था, लेकिन ये करोड़ों खिलाड़ियों पर लागू होता था। इससे पूरे क्षेत्र का औसत स्तर प्रभावित हुआ। अचानक चीन क्षेत्र और जापान क्षेत्र के औसत खिलाड़ी स्तर अचानक 20% स्तर से अलग हो गए। निस्संदेह चीन क्षेत्र के सभी खिलाड़ी खुश थे। मुफ्त में इतने सारे लाभ प्राप्त करने के बाद कौन बहुत खुश नहीं होगा। दूसरी ओर पूर्वी महासागर महाद्वीप शाप और क्रोध से भर गया था। वहां मौजूद सभी खिलाड़ी तुरंत इस लिंगतियान को ढूंढना चाहते थे और उसे नष्ट कर देना चाहते थे। वह वास्तव में पूर्वी महासागर महाद्वीप में गया था। वह वहां क्यों गया और वह विश्व सीमा को कैसे पार कर गया? ये पहली बार था जब लोंग तियान यून ने लोंग परिवार के निवास पर उस आपदा के बाद सिस्टम घोषणा से लिंगतियान का नाम सुना था। इससे वह बेहद असहज महसूस करने लगा, क्योंकि उस रात की यादें अचानक उसके दिमाग में घूमने लगी। इस अवधि के दौरान उन्होंने अपने लोगों को लिंगतियान की लगातार खोज करने का आदेश दिया था। हालांकि चाहे वह वास्तविक दुनिया में हो या आभासी दुनिया में, उन्हें उसका कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लगा मानो वह हवा में गायब हो गया हो। हालांकि फेम रैंकिंग में उनकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ती गई, जिसका मतलब था कि लिंगतियान अभी भी जीवित था और सक्रिय था। ऐसे में लोंग तियान यून को खाना और सोना तक मुश्किल हो गया। युवा मास्टर, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह वहां कैसे पहुंचा, लेकिन उसका पूर्वी महासागर महाद्वीप में होना हमारे लिए अच्छी बात है, कैंग यान ने मुस्कुराते हुए कहा। वहां जाना ही उनके क्षेत्र में घुसपैठ करने के समान है और उसने उन्हें प्रसिद्धि और EXP भी खोने का कारण बना दिया। इसके अलावा वह बिल्कुल अकेला है। अब सभी जापानी खिलाड़ी निश्चित रूप से उसके प्रति काफी नफरत रखेंगे। अब जब वह वहां है तो सभी जापानी खिलाड़ी उसका शिकार करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहां जाता है, उसके जीवन के बाद भी लोग होंगे। इस समय उसे उस पर काफी गर्व महसूस हो रहा होगा, लेकिन हम देखेंगे कि जब वह वहां मारा जाएगा तो वह कैसा दिखता है। मैं इसे कैसे देखता हूँ, वह एक दिन भी टिक नहीं पाएगा।
अगर वहां पहुंचते ही उसका पता चल जाए तो शायद वह कुछ ही मिनटों में वापस आ जाएगा। कैंग यान के शब्द लोंग तियान यून को काफी अच्छे लगे, जिससे वह ठहाके लगाकर हंसने लगा। लिंग तियान, आइए देखें कि आप पूर्वी महासागर महाद्वीप में अकेले कितने अहंकारी हो सकते हैं। वह पूछने से पहले एक पल के लिए रुका। क्या आपने प्राप्त किया है ZU के बारे में कोई जानकारी? कांग यान तुरंत उत्तर दिया, 3 दिन पहले किसी ने उसे ग्रेट वैली के सबसे गहरे क्षेत्र में देखा था। हालांकि वह तुरंत गायब हो गई और उसके बाद से उसे कभी नहीं देखा गया। इन दिनों उसका स्तर अविश्वसनीय रूप से तेजी से बढ़ रहा है और अब वह मुझसे 3 स्तर अधिक है। वह अब पूरे एशिया में उच्चतम स्तर पर है। अच्छा, ऐसा है। अगली बार जब आपको उसके बारे में कोई जानकारी मिले तो मुझे तुरंत सूचित करें, लोंग तियान यू ने उत्तर दिया। उसे अभी भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि फैंग ZU ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, और न ही उसे पता था कि वह कहाँ गई थी। लिंग चेन की तरह ऐसा लगा मानो वह दुनिया से गायब हो गई हो। जापान, वह जापान क्षेत्र में क्यों गए? ली जियाओजू ने जिज्ञासा से पूछा। मुझे कोई अंदाजा नहीं है। युन मेंगशिन का खूबसूरत चेहरा भी आश्चर्य से भर गया था। शायद वह जिन चीजों की तलाश कर रहा है उनमें से एक वहां है। ली जियाओजू के होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे और उसने निराशा में कहा, अगर ऐसा है तो मैं निकट भविष्य में उसे नहीं देख पाऊंगी। वह बिल्कुल अकेला है, लेकिन पूरा महाद्वीप दुश्मनों से भरा हुआ है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वह किसी खतरे में होगा। ये जापानी खिलाड़ी हैं जिन्हें चिंतित होना चाहिए। जैसे ही वह बोल रही थी, उसने अविश्वसनीय रूप से उत्साहित बौनों और परियों की ओर देखा जो तेजी से आ रहे थे। जिसने भी ये दृश्य देखा उसके मन में लिंग तियान के प्रति विस्मय और श्रद्धा का भाव आ गया। उनके साथ इतना समय बिताने के बाद कोई भी उन पर अधिक से अधिक विश्वास करने से बच नहीं सकता। उसके पास कुछ ऐसा है जो हर किसी को उसकी ओर आकर्षित करता है, यू मेंगशिन ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसने ये कहा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में थोड़ी चिंता की झलक थी। उसने भी देखा और कहा, देखो जियोजू, परी कबीला भी आया है। ग्रीनवुड ने 2000 परियों को परी क्षेत्र से बाहर निकाला और उत्साहपूर्वक बौनों के साथ शामिल हो गए। परियों को देखने के बाद ली जियाओजू चिल्लाए बिना नहीं रह सकी, वाह। मेंगशिन ने जिसे शुद्धतम जाति कहा था, उससे कोई कम उम्मीद नहीं थी। वे सभी अविश्वसनीय रूप से सुंदर और सुंदर हैं। बिल्कुल, यदि जियोजू को किसी पुरुष में दिलचस्पी है तो बस उन्हें बताएं। परी कबीले में महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुष हैं, और जियोजू की शक्ल के साथ उनमें से कोई भी आपके साथ रहकर बहुत खुश होगा, यू मेंगशिन ने हंसते हुए कहा। इस तरह मजाक मत करो। ली जियाओजू ने बिना प्रभावित हुए यू मेंगशिन की ओर देखा, फिर शरारत से कहा, लेकिन अगर ये लिंग तियान होता तो मुझे निश्चित रूप से इससे कोई दिक्कत नहीं होती। हे बिल्कुल नहीं, यू मेंगशिन ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया। ओह, क्यों नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि लिंग तियान के पास पहले से ही कोई हो? मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इतना प्रभावशाली आदमी शायद पहले से ही कई सुंदरियों से घिरा हुआ है। हालांकि यह वास्तव में मायने नहीं रखता। आखिरकार अपने आसपास कई सुंदरियों का होना किसी के आकर्षण और शक्ति का प्रतीक है। अगर मैं वास्तव में किसी पुरुष पर अपना दिल लगाती हूँ, भले ही उसके आसपास कई महिलाएं हों, फिर भी मैं उसे अपना बना पाऊंगी, ली जियोजू ने मुस्कुराते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... कौन सा आदमी जियोजू के आकर्षण का विरोध कर सकता है? बात बस इतनी सी है। सू हमेशा उसे गुप्त रूप से पसंद करती रही है, और क्यूई भी वैसी ही है। तो और मेंगशिन के बारे में क्या तुम्हें भी लिंग तियान पसंद है? ली जियाओजू ने अचानक अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ पूछा। युन मेंगशिन ठिठक गई, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। युन मेंगशिन की प्रतिक्रिया से ली जियाओजू की आंखों में जिज्ञासा का संकेत झलकने लगा। वह और भी अधिक मुस्कुराने लगी। क्या ऐसा हो सकता है कि मेंगशिन सोचती हो कि लिंग तियान उसके लिए अच्छा नहीं है?
खैर, मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँ। आखिरकार आपने उस लॉन परिवार के उत्तराधिकारी को भी अस्वीकार कर दिया, तो आप किसी खेल के विशेषज्ञ में रुचि क्यों लेंगे? इस सामग्री का स्रोत N0Wei_bin है। ऐसा नहीं है, यू मेंगशिन ने जवाब देते हुए अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि वह मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैं उसके लिए बहुत अच्छी नहीं हूँ। ली जियाओजू कुछ क्षण तक सदमे में देखती रही और फिर जोर से हंसने लगी। वाह, तो वास्तव में एक ऐसा आदमी है जो मेंगशिन को इतना हीन महसूस करा सकता है। ये काफी दिलचस्प है। मैं अब लिंग तियान से अधिक मिलना चाहता हूँ। शायद मुझे पहली नजर में ही प्यार हो जाएगा। ये प्रसिद्ध और शक्तिशाली लूलिन रानी अब एक किशोरी की तरह व्यवहार कर रही थी जिसका किसी पर क्रश था, जिससे युन मेंगशिन अवाक और खुश दोनों महसूस कर रही थी। हालांकि ली जियोजू मजाक कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बढ़ती दिलचस्पी बिल्कुल वास्तविक थी। हालांकि किसी कारण से यू मेंगशिन को उम्मीद थी कि ली जियोजू जल्द ही कभी भी लिंग तियान से नहीं मिलेंगी। पूर्वी महासागर महाद्वीप। डिंग, तुम विश्व सीमा पार कर पूर्वी महासागर महाद्वीप में प्रवेश कर चुके हैं और वर्तमान में सनराइज सिटी के पश्चिम में हैं। क्योंकि आपकी स्थिति एक घुसपैठी की है, खिलाड़ियों को मारने से आपके अपराध अंक नहीं बढ़ेंगे और आपको समान स्तर के राक्षसों को मारने के समान ही एक्सपी प्राप्त होगा। आपको शहरों के भीतर लड़ने से नहीं रोका जाएगा और जापानी क्षेत्र के खिलाड़ियों को शहरों के भीतर आप पर हमला करने से भी नहीं रोका जाएगा। हालांकि एनपीसी पर हमला करने या संरचनाओं को नष्ट करने के परिणाम स्वरूप अभी भी आपका पीछा किया जाएगा और दंडित किया जाएगा। यदि आप मर जाते हैं, तो आपको भूले हुए महाद्वीप में वापस भेज दिया जाएगा। जैसे ही सिस्टम घोषणा हुई, उसका परिवेश स्पष्ट हो गया। वह पूरी तरह से विदेशी स्थान पर था और पूर्वी महासागर महाद्वीप में ये पहला स्थान था जहां वह पहुंचा था। पूर्वी महासागर महाद्वीप में एक शाही शहर और दो मुख्य शहर थे। रॉयल सिटी को सम्राट सिटी कहा जाता था और यह महाद्वीप के केंद्र में स्थित था। दो मुख्य शहर क्रमशः उत्तर में सनराइज सिटी और दक्षिण में सनसेट सिटी थे। अधिकांश जापानी खिलाड़ी सनराइज सिटी में थे, क्योंकि वे LV50 तक पहुंचने के बाद ही रॉयल सिटी में प्रवेश कर सकते थे। जिस स्थान पर लिंग चेन ने टेलीपोर्ट किया था वह सनराइज सिटी के पश्चिम में था, जो सनराइज सिटी के पश्चिमी द्वार से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। सिस्टम घोषणा ने ये स्पष्ट कर दिया कि जब तक वह किसी भी एनपीसी पर हमला नहीं करता या शहर के भीतर किसी भी संरचना को नष्ट नहीं करता, तब तक शहर में एनपीसी द्वारा उस पर हमला नहीं किया जाएगा। ये जापानी खिलाड़ियों के लिए भी था। हालांकि वह शहर के भीतर खिलाड़ियों से लड़ने के लिए स्वतंत्र था। जिस बात ने उसे और भी अधिक प्रसन्न किया वह ये थी कि जापानी खिलाड़ियों को मारने पर उसे उसी स्तर के राक्षस को मारने जितना ही एक्सपी मिलेगा। ये स्थिति उनकी अपेक्षा से कहीं बेहतर थी। उसने अपने चारों ओर देखा और पाया कि वहां एक भी खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा था। जैसे उसने साधारण दिखने वाले उपकरणों का एक सेट पहना और सनराइज सिटी की ओर चलना शुरू कर दिया। शूरा का क्रोध अध्याय 407। पूर्वी महासागर महाद्वीप में एक युद्ध निमंत्रण आधे घंटे तक चलने के बाद लिंगचेन सनराइज सिटी के पश्चिमी द्वार पर पहुंच गया। गेट पर मौजूद गार्डों ने उसकी ओर देखा तक नहीं और वह सीधे अंदर जाने में सक्षम हो गया। उसके लिए सब कुछ अविश्वसनीय रूप से सहज हो गया था। सब कुछ इतना सुचारू रूप से चल रहा था कि उसे आश्चर्य होने लगा कि क्या कुछ गड़बड़ है। आखिरकार जब वह पहुंचे तो उन्हें जापानी खिलाड़ियों की भीड़ ने घेर नहीं लिया था या शहर के प्रवेश द्वार पर हिरासत में नहीं लिया था, लेकिन फिर भी यही अपेक्षित था। आखिरकार जब तक कोई किसी दूसरे को ठेस नहीं पहुंचाता, तब तक वे उसके जीवन को कठिन बनाने के लिए अपने रास्ते से नहीं हटेंगे। इसके अलावा लिंगचेन ने अपना नाम छुपाया था और किसी के उपकरण से यह बताना असंभव था कि वे कहां से आए थे। लिंगचेन के नाम, रूप और उनके पास मौजूद दुर्लभ उपकरणों के अलावा किसी भी जापानी खिलाड़ी के लिए उन्हें पहचानना असंभव था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इस तरह लिंगचेन सनराइज सिटी में घुस गया।
वह जिन भी खिलाड़ियों के पास से गुजरा उनमें से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह चीन का घुसपैठिया है। जब से विश्व घोषणा हुई थी, सनराइज सिटी अराजकता और अव्यवस्था में डूब गई थी। जापानी खिलाड़ी दिल खोलकर कोस रहे थे। लिंग तियान ने न केवल उनके महाद्वीप में घुसपैठ की, बल्कि उनकी प्रसिद्धि और ईएक्सपी को भी गिरा दिया। यह अपमान कुछ ऐसा था जिसे वे सहन नहीं कर सकते थे। सभी खिलाड़ी एकजुट हों, चाहे हमें हर चट्टान के नीचे भी खोजना पड़े, उसे ढूंढो। हम उसे अपने क्षेत्र में नहीं रहने दे सकते। उसे मारने से उसे आसानी से छोड़ दिया जाएगा। उसे जिंदा पकड़ लो, उसे चेतावनी के तौर पर शहर के फाटकों पर लटका दो। पूरी दुनिया को बताएं कि हमें अपमानित करने के परिणाम क्या होंगे। मैंने सुना है कि 3 महान संघों ने पहले ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि वे निश्चित रूप से इस बात पर लड़ेंगे कि लिंग तियान को कौन मारेगा। हे, जिसने भी इस लिंग तियान को मार डाला उसने हमारे पूरे देश की सेवा की होगी, जिससे उन्हें बहुत प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा मिलेगी। 3 महान संघों के बाहर चले जाने से लिंग तियान का जीवित रहना असंभव हो जाएगा, भले ही उसके पास 100 जोड़े पंख हों। हमें अपमानित करना एक ऐसी चीज है जिसका उसे जीवन भर पछतावा रहेगा। लिंग चेन जहां भी जाते, चर्चा का विषय हमेशा वही होते थे। लिंग चेन मन ही मन हंसा और अपने आसपास के जापानी खिलाड़ियों की ओर उदासीनता से देखा। उन्होंने चीन के खिलाड़ियों की तरह ही कपड़े पहने थे और वे सभी बिल्कुल गुस्से में थे और उनमें खून की लालसा झलक रही थी। हालांकि जब वह शहर के केंद्र में पहुंचे, तब भी एक भी व्यक्ति ने उन्हें नहीं पहचाना। लिंग चेन ने एनपीसी से पूछा कि सनराइज सिटी का बाजार कहाँ है, और सीधे वहां चला गया। आइटम की दुकान, उपकरण की दुकान, दर्जी की दुकान, उन जगहों पर बेची जाने वाली हर चीज काफी हद तक वैसी ही थी जैसी कि एजियो ड्रैगन सिटी में बेची जा रही थी। उपकरणों के नाम अलग अलग थे, लेकिन आंकड़े लगभग समान थे। औषधि और क्रिस्टल बिल्कुल वैसे ही थे जो एजियो ड्रैगन सिटी में पाए जा सकते थे। लिंग चेन एक दुकान में गया और पुराने दुकान के मालिक के साथ बातचीत करते हुए उसने कम कीमत पर 10 एलिमेंटरी स्ट्रेंथ क्रिस्टल बेच दिए। उसने पूछा, अंकल, मेरा एक सवाल है। मैं बहुत सारी चेरी ब्लॉसम वाली जगह पर जाना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे कुछ जगहों की सिफारिश कर सकते हैं? सस्ते दाम में 10 क्रिस्टल खरीदने के बाद बूढ़ा दुकान मालिक काफी खुश महसूस कर रहा था। आमतौर पर खिलाड़ियों के पास अपने लिए पर्याप्त क्रिस्टल भी नहीं होते थे, और जिनके पास अतिरिक्त होते थे वे अक्सर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचते थे। ये पहली बार था जब उसने इतनी अच्छी डील हासिल की थी। लिंग चेन का प्रश्न सुनकर वह तुरंत मुस्कुराया और उत्तर दिया, ओह, आप चेरी ब्लॉसम देखना चाहते हैं? नवयुवक, तुम्हें उस समय मेरे जैसा होना चाहिए, रोमांस और जुनून से भरा हुआ। चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे खूबसूरत फूल हैं। उन्हें देखने मात्र से ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी आत्मा शुद्ध हो रही है। कुछ लोग इसे सोल फ्लावर भी कहते हैं। चेरी ब्लॉसम नाम सुनकर 70 या 80 वर्षीय दादाजी बहुत देर तक बड़बड़ाते रहे, और लिंग चेन ने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी। अंत में उन्होंने विनम्रतापूर्वक उसे याद दिलाया, क्या आप कुछ सिफारिशें दे सकते हैं कि मैं चेरी ब्लॉसम कहाँ देख सकता हूँ? ऐसी कई जगहें हैं, बूढ़े दुकान के मालिक ने उत्तर दिया। पूर्वी महासागर महाद्वीप में संभवतः चेरी ब्लॉसम वाली सैकड़ों जगहें हैं। वहाँ कुमायामा पर्वत, फुशी पर्वत, क्लाउड चेरी क्रॉसिंग, रेनबो वैली, सभी स्थानों पर चेरी के फूल अलग हैं। नौजवान, अगर तुम्हें चेरी ब्लॉसम मेरे जितना ही पसंद है, तो तुम्हें उन जगहों पर जाना होगा, नहीं तो तुम्हें निश्चित रूप से पछताना पड़ेगा। आपकी माँ को चेरी ब्लॉसम बहुत पसंद है। लिंग चेन ने गहरी सोच में होने का नाटक किया, फिर अपना वास्तविक प्रश्न पूछा। ऐसा लगता है कि चाचा चेरी ब्लॉसम के संबंध में बहुत जानकार हैं। वैसे मैंने सुना है कि पूर्वी महासागर महाद्वीप में एक जगह है जहाँ पूरे साल बर्फ जमी रहती है, और वहाँ बहुत सारे चेरी फूल हैं। उन्हें अब तक खिल जाना चाहिए था। अंकल, क्या आप जानते हैं वह जगह कहाँ है? एह, बूढ़े दुकान मालिक ने असमंजस की अभिव्यक्ति प्रकट की, वहाँ उस तरह की जगह है।
चेरी ब्लॉसम आमतौर पर वसंत की शुरुआत के दौरान खिलते हैं। उन्हें गर्म तापमान पसंद है, लेकिन ठंडा या गर्म तापमान नहीं। यदि वह स्थान पूरे वर्ष बर्फीला रहता है, तो वहाँ बहुत ठंड होनी चाहिए। वहाँ चेरी ब्लॉसम होना संभव नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई जगह नहीं है। लिंग चेन हैरान था। वह जानता था कि इस पुराने दुकान के मालिक ने जो कहा वह सच था। हालांकि सुए के संदेश में वाक्य चेरी ब्लॉसम के नीचे बर्फीली गली निश्चित रूप से चेरी ब्लॉसम, बर्फ, पहाड़ों और घाटियों के साथ एक जगह का वर्णन कर रहा था। इंतजार। बूढ़े दुकान के मालिक ने अचानक कुछ सोचा और अचानक अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी बूढ़ी आंखों ने लिंगचेन को घूरते हुए कहा, युवक, क्या आप दिव्य चेरी घाटी के बारे में बात कर सकते हैं? आकाशीय चेरी घाटी, वह कैसी जगह है? अहम चाचा, मैं सिर्फ एक खिलाड़ी हूँ जो बहुत लंबे समय तक पूर्वी महासागर महाद्वीप में नहीं रहा, इसलिए बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानता, लिंगचेन ने गंभीरता से कहा। पुराने दुकान के मालिक की प्रतिक्रिया देखकर लिंगचेन ये पुष्टि करने में सक्षम था कि वास्तव में ऐसी जगह थी। इसके अलावा ये किसी प्रकार की विशेष जगह होनी चाहिए, अन्यथा पुराने दुकान के मालिक ने ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी होती। बूढ़े दुकान के मालिक ने लिंगचेन को घूर कर देखा, फिर बैठ गया। यह अजीब नहीं है। यहाँ तक कि पूर्वी महासागर महाद्वीप के निवासियों को भी इस जगह के बारे में पता नहीं होगा। आकाशीय चेरी घाटी पूर्वी महासागर महाद्वीप के उत्तर में है। वहाँ बहुत ठंड होती है और पूरा साल बर्फ और हिम से ढका रहता है। इसके अलावा वहाँ बहुत सारे चेरी ब्लॉसम हैं, जो सभी बर्फ सफेद हैं। वे पूरे वर्ष खिलते हैं, लेकिन ठंड में मुरझाते नहीं हैं। केवल दिव्य चेरी घाटी ही आपके विवरण में फिट बैठती है। पूरे साल खिलते हैं लेकिन मुरझाते नहीं हैं। वह कैसे संभव है? लिंगचेन ने आश्चर्य से पूछा। इस बार आश्चर्य नकली नहीं था। प्रत्येक फूल के खिलने का एक मौसम होता है, और जहाँ तक वह जानता था, चेरी ब्लॉसम आमतौर पर बहुत कम समय के लिए खिलते हैं। ये कैसे संभव हुआ कि वे पूरे वर्ष और इतनी ठंडी जगह पर खिलते थे? ये सच है। बूढ़े दुकान के मालिक ने सिर हिलाया। जैसे ही उसके चेहरे पर पूजा की अभिव्यक्ति दिखाई दी। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेलेस्टियल चेरी वैली के महान चेरी ब्लॉसम भगवान प्रतिनिधि वहाँ रहते हैं। उसकी ईश्वरीय शक्तियाँ वहाँ चेरी ब्लॉसम को प्रभावित करती हैं, जिससे वे न केवल ठंड में खिलते हैं, बल्कि मुरझाते भी नहीं हैं। बर्फ के भीतर हमेशा हजारों चेरी ब्लॉसम होते हैं। इसकी कल्पना करने मात्र से मेरा दिल पिघल जाता है। आकाशीय चेरी घाटी कहाँ है? मुझे अवश्य जाना चाहिए और ऐसी अद्भुत जगह को देखना चाहिए, लिंगचेन ने भावुक होकर कहा। बूढ़े दुकान के मालिक ने उसकी ओर देखा, लेकिन अपना सिर हिलाया। नौजवान, उस तरह का सुंदर दृश्य कुछ ऐसा है जिसे हम मनुष्य देखने के लायक नहीं हैं। महान चेरी ब्लॉसम गॉड रिप्रेजेंटेटिव मून गॉड कबीले के राजदूत हैं। वह शक्तिशाली, शुद्ध, सुंदर, दयालु और नेक है, बिना किसी दोष के चेरी ब्लॉसम की तरह। सेलेस्टियल चेरी वैली हमारे लिए एक पवित्र स्थान है, और यह ऐसी जगह नहीं है जहां आप यूं ही जा सकें। यदि कोई वहां जाता है और चेरी ब्लॉसम गॉड प्रतिनिधि को क्रोधित करता है और उसके द्वारा दंडित किया जाता है, तो उस व्यक्ति से पूर्वी महासागर महाद्वीप के अनगिनत निवासियों द्वारा नफरत की जाएगी और उसे निर्वासित भी किया जा सकता है। इसके अलावा मैंने सुना है कि चेरी ब्लॉसम गॉड रिप्रेजेंटेटिव की ईश्वरीय शक्तियों के प्रभाव के कारण कुछ आत्माएं पैदा हो गई हैं, जो करीब आने वाले प्राणियों पर हमला करती हैं। जैसे युवा व्यक्ति, चाहे आप चेरी ब्लॉसम को कितना भी पसंद करें, डॉन, वहां नजदीक मत जाओ। मैं जानता हूँ कि एक दूसरी दुनिया के व्यक्ति के रूप में भले ही आप मर जाएं, आप पुनर्जीवित हो जाएंगे। हालांकि यदि आप वास्तव में चेरी ब्लॉसम गॉड प्रतिनिधि को क्रोधित करते हैं, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। ओह, मैं समझ गया, लिंगचेन ने दिव्य चेरी घाटी को याद करते हुए सिर हिलाया। दुकान से बाहर निकलने के बाद लिंगचेन आइटम शॉप में गया और पूर्वी महासागर महाद्वीप का एक नक्शा खरीदा। आइटम शॉप से खरीदा गया नक्शा निश्चित रूप से कियानगन से खरीदे गए नक्शे की तुलना में बहुत कम विस्तृत था। सौभाग्य से
दिव्य चेरी घाटी इस मानचित्र पर थी और लिंग चेन ने इसे तुरंत ढूंढ लिया। ये पूर्वी महासागर महाद्वीप के सबसे उत्तरी स्थान पर था और इसके आसपास कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थान थे। लिंग चेन ने अनुमान लगाया कि सनराइज सिटी सेलेस्टियल चेरी वैली से लगभग 4 या 500 किलोमीटर दूर थी। अगर सब कुछ सुचारू रूप से चला तो भी वहां पहुंचने में काफी समय लगेगा। दिव्य चेरी घाटी। मुझे आशा है कि एयर का संदेश इसी स्थान की बात कर रहा था, अन्यथा ये समय की बड़ी बर्बादी होगी। लिंग चेन ने नक्शा बंद कर दिया और तुरंत उत्तर की ओर चला गया। इसी समय एक जोरदार घोषणा हुई। डिंग। खिलाड़ी क्रुएल्टी इचिनावा ने क्षेत्र की घोषणा शुरू की। मैं क्रुएल्टी इचिनावा आधिकारिक तौर पर लिंग तियान को युद्ध का निमंत्रण जारी करता हूँ, जिसने हमारे पूर्वी महासागर महाद्वीप में घुसपैठ की है। लड़ाई का समय दोपहर 12 बजे होगा और स्थान सनराइज सिटी सेंट्रल स्क्वायर होगा। हम पूर्वी महासागर महाद्वीप के सम्मान के साथ एक निष्पक्ष 1v1 लड़ाई लड़ेंगे। अगर चीन का नंबर 1 खिलाड़ी सिर्फ काया है तो आने की जहमत मत उठाए। हा हा हा। लिंग चेन ने तुरंत चलना बंद कर दिया। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। शूरा का क्रोध अध्याय 408। अविश्वसनीय रूप से बेशर्म क्रोधित जापानी खिलाड़ियों ने काफी देर तक लिंग तियान को इधर उधर खोजा, लेकिन उन्हें उसकी छाया तक नहीं मिली। ऐसे में उन्होंने एक चुनौती जारी करके उसे बाहर करने का फैसला किया। इसके अलावा यह उनके सबसे मजबूत पेशेवरों में से एक द्वारा जारी किया गया था। क्षेत्र की घोषणा पूर्वी महासागर महाद्वीप के हर कोने में प्रसारित की गई और जल्द ही यह चीन के साथ साथ शेष विश्व में भी फैल गई। दुनिया भर के खिलाड़ी गुस्से में थे। हे भगवान, ये जगह और शैली, आप इसे मेला कहते हैं। वे जापानी बदमाश बेशर्म हैं। पशो। क्रुएल्टी इचिनावा को प्लेयर लेवल रैंकिंग में 3रा स्थान दिया गया है और उसने अंतर्राष्ट्रीय मॉक बैटल में 2 बार जापान का प्रतिनिधित्व किया है। वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। हालांकि वह कई बार तलवार सम्राट से हार चुका है, इसलिए लिंग तियान को चुनौती देना उसके लिए शर्म की बात होगी। लेकिन वास्तव में उन्होंने स्थान सनराइज सिटी सेंट्रल स्क्वायर पर निर्धारित किया था। क्या उसका वह चेहरा उसकी गांड पर है या कुछ और? जब वह पर्वतीय वन क्षेत्र में था, यून फैंग ने ये खबर सुनी तो वह अचानक उछल पड़ा और वह शुरू हो गया खूब कोसते हुए कहा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या वे और भी बेशर्म हो सकते हैं? ये लोग अपनी बेशर्मी के लिए मशहूर हैं, लेकिन ये इस हद तक होगा ये मैंने नहीं सोचा था। एक निष्पक्ष 1v1 लड़ाई। जाओ अपने आप को खराब करो। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वास्तव में यह एक बेहद बेशर्म जाल है, जो कि यूफैन भी भयभीत था। ऐसी जगह पर लड़ाई के लिए वे स्पष्ट रूप से लिंग चेन को फंसाने की योजना बना रहे थे, ये कहते हुए कि यह एक निष्पक्ष 1v1 लड़ाई थी और यदि वह नहीं गया तो वह कायर होगा। ये संभावना नहीं थी कि वह नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर वह नहीं आते तो जापानी खिलाड़ी यह कह सकेंगे कि सभी चीनी खिलाड़ी कायर थे। हालांकि अगर वह वास्तव में जाता, भले ही लिंग चेन क्रुएल्टी इचिनावा को हरा देता, तो वह बड़ी संख्या में जापानी खिलाड़ियों से घिरा होता। अधिकांश खिलाड़ी सनराइज सिटी सेंट्रल स्क्वायर में एकत्र हुए थे और कोई भी खिलाड़ी टेलीपोर्ट का उपयोग करके वहां पहुंच सकता था। स्क्रॉल करें। भले ही सभी जापानी खिलाड़ी मर जाएं, फिर भी वे वहां फिर से पैदा होंगे। इस प्रकार, हालांकि कूल इशिनावा ने निष्पक्ष 1v1 लड़ाई के लिए युद्ध निमंत्रण जारी किया, उसके बाद क्या होगा? यदि कूल इशिनावा जीत गया तो यह चीनी खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा अपमान होगा। तीसरी रैंक वाले जापानी खिलाड़ी ने शीर्ष रैंक वाले चीनी खिलाड़ी को हरा दिया। यदि वह हार गया तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन आसपास के खिलाड़ी हमला करने में सक्षम होंगे और इसका कूल इशिनावा के युद्ध निमंत्रण से कोई लेना देना नहीं होगा। और अगर लिंग तियान नहीं गए तो जापानी खिलाड़ी कहेंगे कि चीन के नंबर 1 खिलाड़ी, साथ ही साथ बाकी चीनी खिलाड़ी कमजोर थे। इसलिए भले ही हर कोई जानता है कि यह एक जाल है,
वह नहीं जा सकता, जियो क्यूफैंग ने निराशा में आह भरी। भले ही चीनी खिलाड़ी उनका समर्थन करना चाहें, लेकिन उनके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। अन्यथा वे ऐसी दुर्दशा में नहीं होते। यदि यह ऐसी जगह होती जो सभी खिलाड़ियों के लिए सुलभ होती, तो चीनी खिलाड़ी जापानी खिलाड़ियों को केवल संख्या से अभिभूत करने में सक्षम होते। युनफैंग जियो क्यूफैंग ने जो कहा उससे इनकार नहीं कर सके। उन्होंने चिंतित होकर पूछा, फिर हमें क्या करना चाहिए? यदि लिंग तियान वास्तव में जाता है, तो वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जापानी खिलाड़ी वहां काफी अजेय हैं, और एक बार जब वे गठन में आ जाते हैं, भले ही वह 10 गुना शक्तिशाली हो, फिर भी वह बर्बाद हो जाएगा। ये संभव है कि उन्होंने पहले से ही कई जाल बिछा रखे हों और उसका इंतजार कर रहे हों। जियो क्यूफैंग गहरी आह भरते हुए खामोश हो गए। देखते हैं वह क्या फैसला करते हैं। अविश्वसनीय रूप से बेशर्म, यू मेंग शिन ने गुस्से में शाप दिया। ठीक है, उनसे यही अपेक्षित है। ली जियाओजू आश्चर्यजनक रूप से मुस्कुरा रही थी। उसने यू मेंग शिन की अभिव्यक्ति को देखा और कहा, आखिरकार उसके लिए खुद वहां जाना और वहां के सभी खिलाड़ियों पर नकारात्मक प्रभाव डालना, वे और क्या कर सकते थे? मेंग शिन, लिंग तियान के बारे में आपकी समझ के आधार पर क्या आपको लगता है कि वह जाएगा? युन मेंग शिन ने पलकें झपकाईं और धीमी आवाज में कहा, वह निश्चित रूप से जाएगा, अन्यथा वह लिंग तियान नहीं होता। तीसरी रैंकिंग वाले जापानी खिलाड़ी की इस चुनौती को लगभग सभी चीनी खिलाड़ियों ने कोसा और दुनिया भर के खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित किया। बेशक चीन और जापान के अलावा बाकी सभी देश पॉपकॉर्न हड़प रहे थे। चीन का नंबर 1 विशेषज्ञ किसी तरह अकेले पूर्वी महासागर महाद्वीप में प्रवेश कर गया था, और एक जापानी खिलाड़ी ने उसे युद्ध के लिए मजबूर किया था। ये कुछ ऐसा नहीं था जो हर दिन होता था। जब क्रुएल्टी इचिनावा ने क्षेत्र की घोषणा भेजी, तो सुबह के 10:30 बज चुके थे। कुछ ही मिनटों में बड़ी संख्या में लोग सनराइज सिटी सेंट्रल स्क्वायर में जमा हो गए। स्थान जंगल के बजाय सनराइज सिटी सेंट्रल स्क्वायर पर निर्धारित किया गया था। कोई मूर्ख भी बता सकता है कि वे क्या योजना बना रहे थे। केवल वे ही इतने बेशर्म हो सकते हैं। सनराइज सिटी सेंट्रल स्क्वायर पर इकट्ठा हुए सभी खिलाड़ी दुर्भावना से मुस्कुरा रहे थे और खुशी में अपने हाथ आपस में रगड़ रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि खुशी महसूस हो रही थी। चीन के खिलाड़ी भी शांत नहीं हो पा रहे थे। प्रशिक्षण लेने वाले लोग कम होते जा रहे थे। इसके बजाय अधिकांश लोग चर्चा कर रहे थे कि लिंग तियान आएगा या नहीं। वे सभी जानते थे कि यदि लिंग तियान गया, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह मर चुका होगा। वह संख्या के मामले में भारी नुकसान में था, और यहाँ तक कि वहाँ एक पुनरुद्धार बिंदु भी था। यहाँ तक कि कोई भगवान भी नहीं होता वहाँ से जिंदा निकलने में सक्षम। हालांकि उन सभी को गुप्त रूप से उम्मीद थी कि लिंग तियान जाएगा। यदि वे मर भी गए तो भी उन्हें कायर नहीं कहा जाएगा। सुबह 11:15 बजे क्रुएल्टी इचिनावा सनराइज सिटी सेंट्रल स्क्वायर पर दिखाई दिया। वह लंबा और सुगठित था और खूंखार दिखता था। उसके चेहरे पर एक लंबा निशान था, और उसने अपने कंधों पर एक बड़ा सुनहरा छुरा ले रखा था। वह अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली और राजसी लग रहा था, क्योंकि वह जापान में तीसरे रैंक के खिलाड़ी के अनुरूप आभा के साथ वहां खड़ा था। अनगिनत जापानी खिलाड़ियों ने उन्हें देखकर खुशी मनाई, जिससे माहौल काफी जीवंत हो गया। कई खिलाड़ी दृश्य की तस्वीरें ले रहे थे, और अनगिनत मीडिया आउटलेट्स ने जो कुछ हो रहा था उसे प्रसारित करना शुरू कर दिया। इस युद्ध को देखने वाले लोगों की संख्या किसी की अपेक्षा से कहीं अधिक थी। आखिरकार मिस्टिक मून के उद्घाटन के बाद ये पहली अंतरराष्ट्रीय लड़ाई थी। इसके अलावा ये जापान में तीसरे रैंक वाले खिलाड़ी और चीन में शीर्ष रैंक वाले खिलाड़ी के बीच था। जैसे ही दोपहर 12 बजे का समय हुआ, सनराइज सिटी का सेंट्रल स्क्वायर लोगों से भर गया। यहाँ तक कि एक मक्खी के पास भी उड़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी। हालांकि सारा शोर शराबा शांत हो गया था। चीन क्षेत्र भी शांत हो गया था, और अनगिनत खिलाड़ी प्रसारण को देख रहे थे।
घबराहट से इंतजार कर रहे थे कि क्या होने वाला है। उन सभी को उम्मीद थी कि लिंग तियान जाएगा, लेकिन ये भी उम्मीद थी कि वह भी नहीं जाएगा। जब दोपहर 12 बजे तक केवल 1 मिनट बचा था, तब भी लिंग तियान दिखाई नहीं दिया था। उसका कोई निशान ही नहीं था। क्रूर इचिनावा, जो बहुत देर से वहां खड़ा था, अपना धैर्य खो बैठा। उसने अपने चारों ओर देखा और अचानक बड़ी छुरी उठाकर ठंडे स्वर में हंसते हुए चिल्लाया, लिंग तियान, ऐसा लगता है जैसे आप सचमुच कायर हैं। चीन का नंबर 1 खिलाड़ी, मेरा गधा। ऐसा लगता है कि आप मुझसे, अपने दादाजी से बहुत डर गए थे और आने की हिम्मत भी नहीं की। हा हा हा। लिंग तियान, जल्दी करो और चीन वापस जाओ। हमारे पूर्वी महासागर महाद्वीप में बहुत अधिक चेहरा मत खोना। हा 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 हा। क्रूरतापूर्ण चिनावा के शब्दों के कारण बाकी खिलाड़ियों ने प्रतिक्रिया में जोर जोर से उपहास किया। सनराइज सिटी तुरंत उपहास और उपहास से भर गई, जबकि दर्शक चीनी खिलाड़ी केवल घूर रहे थे और अपनी मुट्ठी भींच रहे थे। ये चाह रहे थे कि वे स्क्रीन के माध्यम से जापानी खिलाड़ियों के चेहरे पर मुक्का मार सकें। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो अभी भी पूरी तरह से शांत महसूस कर रहे थे, जैसे कि लोंग तियान युन। अरे कितना दिलचस्प है। लिंग तियान, क्या तुम दिखावा करने जा रहे हो या तुम काया बनने जा रहे हो? हा हा हा। लोंग तियान युन खुशी से हंसा और उसने लंबे समय में सबसे अधिक खुशी महसूस की। उन्हें उम्मीद थी कि लिंग तियान सामने नहीं आएगा, क्योंकि उसे पूरी दुनिया काय कहेगी, साथ ही अनगिनत खिलाड़ियों द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाएगा। वास्तव में यहाँ तक कि कई चीनी खिलाड़ी भी उन्हें कोसते थे और उनका अपमान करते थे और उनकी प्रतिष्ठा गिरने की बात कहते थे। अगर वह दिखा तो इससे भी बेहतर, मैं देखूंगा कि तुम कैसे मरते हो। मैं देखूंगा कि आप कितने दयनीय होंगे। यहाँ तक कि अगर कोई भगवान आपकी रक्षा कर रहा हो, तो भी आप मृत समान होंगे। आखिरकार वहाँ हर एक खिलाड़ी आपका दुश्मन है। लोंग तियान युन के लिए ये दोनों स्थितियां आदर्श थीं। वह इतना प्रसन्न था कि शायद वह सोते समय भी मुस्कुरा सकेगा। शांत चीन क्षेत्र भी शोर से गूंज उठा। अनगिनत खिलाड़ी जापानी खिलाड़ियों को कोस रहे थे। वे जापानी खिलाड़ियों की बेशर्मी को और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यह अफसोस की बात थी कि उनके शाप और क्रोध को पूर्वी महासागर महाद्वीप तक प्रसारित नहीं किया जा सका, लेकिन जापानी खिलाड़ियों के उपहास और उपहास को भूले हुए महाद्वीप तक प्रसारित किया जा सकता था। क्रूर इचिनावा ठंडे स्वर में मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि लिंग तियान नहीं आ रहा था। हालांकि यह आश्चर्य की बात नहीं थी। अगर वह आ गया तो यह आत्महत्या करने के बराबर होगा। कोई भी बिना कुछ लिए मरना नहीं चाहता, भले ही वह चीन का शीर्ष रैंक वाला खिलाड़ी ही क्यों न हो। हालांकि भले ही वे लिंग तियान को नहीं मार सके, लेकिन वे अपने द्वारा महसूस किए गए अपमान और क्रोध को वापस करने में सक्षम होंगे। हालांकि यह लिंग तियान का मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वे हर चीनी खिलाड़ी के चेहरे पर तमाचा मार रहे हों। जहां तक क्रूरता इचिनावा का सवाल है, उसने ही यह सब करवाया था। ये सोचकर वह लगभग खिलखिलाकर हंसने लगा। इसी समय उसके सामने से एक ठंडी आवाज आई, हा हा, तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। हालांकि सनराइज सिटी सेंट्रल स्क्वायर में बड़ी संख्या में लोग जमा थे, लेकिन बीच में लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक जगह खाली थी। दायरे में क्रूरता इचिनावा उस क्षेत्र के केंद्र में खड़ा था, जिसका अर्थ है कि उसके चारों ओर 25 मीटर का क्षेत्र खाली था। हालांकि यह आवाज बेहद करीब लग रही थी, 5 मीटर से भी कम दूरी पर। क्रूर इचिनावा सदमे में पीछे की ओर उछला और तेजी से अपनी छुरी के साथ नीचे झूल गया। लिंग तियान, तुरंत छोड़ देना। उसकी चीख की आवाज गड़गड़ाहट जितनी तेज थी, जिससे आसपास के खिलाड़ी चुप हो गए। सभी की निगाहें उसे घूर रही थी, सोच रही थी कि अभी क्या हुआ था। वे जानते थे कि क्रूर इचिनावा ने लिंग तियान का नाम चिल्लाया था, लेकिन उसके पास एक भी व्यक्ति नहीं था। शूरा का क्रोध अध्याय 409, डरावनी बिल्ली का अभिशाप। उसने लिंग तियान का नाम चिल्लाया। क्या लिंग तियान आया था? कहाँ?
अप्रत्याशित आवाज के कारण क्रुएल्टी इचिनावा बहुत भयभीत हो गया और वह लगभग ठंडे पसीने से तरबतर होने लगा। उसकी नजरें तेजी से अपने आसपास घूमी, लेकिन निश्चित रूप से उसके आसपास कोई नहीं था। तुरंत उसके दिमाग में एक शब्द कौंधा, छिपाव। हालांकि उसने लिंग तियान में ऐसी क्षमता होने के बारे में कभी नहीं सुना था। इसके अलावा लिंग तियान जाहिर तौर पर एक योद्धा का पेशा था। छिपाना निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जो उसे नहीं करना चाहिए था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जब वह अभी भी अपनी घबराहट से जूझ रहा था, तभी अचानक 5 मीटर दूर एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने धरती के रंग का कवच पहन रखा था और दमनकारी आभा छोड़ रहा था। उन्होंने पैरों में सुनहरे रंग के जूते पहने हुए थे और चेहरे पर चारों ओर स्पाइक्स वाला सुनहरा मुखौटा पहना हुआ था। बस उपकरणों के इस सेट के कारण अनगिनत खिलाड़ी हौंफने लगे और उनकी सांसें रुक गईं। उसके सिर के ऊपर उसका नाम चमक रहा था, लिंग तियान। सनराइज सिटी सेंट्रल स्क्वायर शोर से गूंज उठा, क्योंकि वहां मौजूद हर खिलाड़ी चिल्लाने लगा। लिंग तियान प्रकट हुआ था और उसका प्रवेश पूरी तरह से अप्रत्याशित था। वह लोगों की भीड़ में से नहीं निकला, नहीं वह आकाश से उतरा। वह क्रुएल्टी इचिनावा के ठीक सामने आ गया, जिससे अनगिनत खिलाड़ी सदमे में घूरने लगे। क्या चल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि लिंग तियान इस पूरे समय छिपा हुआ था? लेकिन मैंने सोचा कि केवल हत्यारे ही खुद को छुपा सकते हैं, और उनकी उम्र LV 50 से अधिक होनी चाहिए और उन्होंने अपना दूसरा पेशा परिवर्तन पूरा कर लिया है। लिंग तियान निश्चित रूप से एक योद्धा का पेशा है, तो वह खुद को कैसे छुपा सकता है? युन फैंग ने स्क्रीन की ओर देखते हुए अविश्वास से कहा। जियो क्यू फैंग ने धीमी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि वह काफी समय से भीड़ में छिपा हुआ था और केवल अपने उपकरण बदलकर बाहर आया था। अभी तो उनका प्रवेश हुआ था, लेकिन जापानी खिलाड़ियों का अहंकार काफी कम हो गया था। जब लिंग तियान सामने आया तो सभी चीनी खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। हालांकि लिंग तियान अब बहुत खतरनाक स्थिति में था। उसने कम से कम चीनी खिलाड़ियों की गरिमा की रक्षा की थी। चीन क्षेत्र के हर कोने में जयकारे गूंज उठे। लिंग तियान, ये लिंग तियान है, तुम्हारे लिए अच्छा है। लिंग तियान, उस क्रूरता इचिनावा को नष्ट करो। यदि आप मर भी जाते हैं, तो भी आपको गौरव के साथ नीचे जाना होगा। लिंग तियान, अपना सर्वश्रेष्ठ करो। यहाँ तक कि अगर आप मर भी जाते हैं, तो आपको उनमें से कम 100 को अपने साथ खींच कर ले जाना होगा। इन दुष्टों को चीनी खिलाड़ी की ताकत दिखाओ। अपने सारे गुस्से और चिंता को दबाने के बाद चीनी खिलाड़ी लिंग तियान को देखकर खुशी से झूम उठे और वे सभी प्रोत्साहन के शब्द चिल्लाए। आखिरकार इस लड़ाई का संबंध पूरे चीन की गरिमा और सम्मान से था। लिंग तियान कोई साधारण खिलाड़ी नहीं था, वह सार्वजनिक रूप से स्वीकृत नंबर 1 खिलाड़ी था, इसलिए वह पूरे चीन का प्रतिनिधित्व करने के योग्य था। अनगिनत निगाहें घूर रही थी कि सनराइज सिटी सेंट्रल स्क्वायर में क्या हो रहा था। जापानी खिलाड़ी भी काफी सक्रिय हो गए। लिंग तियान को जबरदस्ती बाहर निकालना इस पूरे आयोजन का उद्देश्य था। क्रुएल्टी इचिनावा से 5 मीटर दूर लिंग तियान को देखकर वे सभी ठंडे स्वर में मुस्कुराए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके द्वंद्व का परिणाम क्या था, और भले ही क्रुएल्टी इचिनावा हार गया, ये ठीक था। आखिरकार चीन में नंबर 1 खिलाड़ी का सामना करते हुए वह जापान में केवल तीसरी रैंक वाला खिलाड़ी था। उनके लिए लिंग तियान पहले से ही एक मृत व्यक्ति था। हे क्रुएल्टी इचिनावा ने अपनी छुरी जमीन में गाड़ दी और दुर्भावनापूर्वक हंसते हुए बोला, आप चीन के लिंग तियान हैं। बुरा नहीं, ऐसा लगता है कि तुम काय नहीं हो, लेकिन ये बहुत मजेदार है। क्रूर इचिनावा ने अपनी बड़ी सुनहरी छुरी उठाए। उसने लिंग तियान की ओर देखा और ठंडे स्वर में मुस्कुराया, जैसे कि सब कुछ उसकी मुट्ठी में हो। हमारे पूर्वी महासागर महाद्वीप में आने का साहस कर रहे हो, तुम या तो अविश्वसनीय रूप से अहंकारी हो या भयानक हो मूर्ख। इसे भूल जाओ, चूंकि तुम आ गए हो और अब समय आ गया है, चलो शुरू करें। मैं क्रुएल्टी इचिनावा हूँ, जापान का एक साधारण खिलाड़ी।
आज मैं चीन के नंबर 1 विशेषज्ञ की शक्ति का अनुभव करने आया हूँ। क्रूरता इचिनावा, जाओ, उसे पूर्वी महासागर महाद्वीप से बाहर मार डालो। अगर वह चीन का नंबर 1 खिलाड़ी है तो कौन परवाह करता है। वह हम जापानी खिलाड़ियों के लिए कुछ भी नहीं है। उसे नष्ट कर दो, क्रूर इचिनावा। सभी जापानी खिलाड़ियों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आखिरकार यह उनका क्षेत्र था और लिंग तियान अकेला था। उनके पास कोई बैकअप नहीं था, इसलिए वे जैसा चाहे वैसा कार्य कर सकते थे। अत्यंत अहंकारी क्रूरता इचिनावा का सामना करते हुए शांत लिंग चेन ने अंततः जवाब दिया। उसने ऊपर देखा और क्रूएल्टी इचिनावा की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे लड़ने के योग्य हो। लिंग चेन के शब्दों में कृपालुता स्पष्ट थी। इसके अलावा वे शब्द बिल्कुल भी नकली या थोपे हुए नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो लिंग तियान का सामना किसी जापानी विशेषज्ञ से नहीं, बल्कि एक तुच्छ चींटी से हो रहा हो। क्रूर इचिनावा का चेहरा काला पड़ गया। वह पूरे जापान में तीसरे रैंक का खिलाड़ी था और उसने अंतर्राष्ट्रीय मॉक बैटल में 2 बार जापान का प्रतिनिधित्व किया था। जापान में लगभग हर कोई उनका नाम जानता था और जो भी उनसे मिलता था वे उनके साथ अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार करते थे। उनसे कभी इस तरह से बात नहीं की गई थी और ये बात दुनिया भर के खिलाड़ियों के सामने थी। क्रूएल्टी इचिनावा के मन में 10,000 स्क्रू यू की ध्वनि निकली और वह गुस्से से लगभग फूट पड़ा। उसने अपनी छुरी घुमाई और उसकी अभिव्यक्ति और भी क्रूर हो गई। लिंग तियान, क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ इसलिए महान हैं क्योंकि आप चीन के शीर्ष खिलाड़ी हैं? हा, मेरी नज़र में चीन का शीर्ष खिलाड़ी महज एक मजाक है। अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो यह चींटी पर कदम रखने से भी आसान होगा। क्रूएल्टी इचिनावा के इन अहंकारी शब्दों को सुनकर अनगिनत जापानी खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। क्रूएल्टी इचिनावा के शब्द अहंकारपूर्ण थे, लेकिन आधारहीन नहीं। क्रूएल्टी इचिनावा अंतर्राष्ट्रीय मॉक बैटल में 2 बार तलवार सम्राट के खिलाफ दयनीय रूप से हार गया था और तलवार सम्राट को लिंग तियान ने आसानी से हरा दिया था। क्रूएल्टी इचिनावा के लिए लिंग तियान को हराना लगभग असंभव होगा। हालांकि वह अकेला नहीं था, उसके पीछे 5वां सबसे बड़ा संघ क्रूएल्टी पार्टी थी। वर्षों से क्रूएल्टी इचिनावा के नेतृत्व में अब इसमें 200,000 से अधिक गिल्ड सदस्य हैं। यदि उसने ऐसा आदेश दिया तो वे अकेले अपने थूक से लिंग तियान को डुबो सकते थे। भले ही लिंग तियान शक्तिशाली था, वह दुश्मनों की भीड़ के सामने शक्तिहीन था। जाकर मरो, क्रूर इचिनावा ने अपना हथियार उठाया और लिंग चेन की ओर झपटा। बड़ा सुनहरा छुरा सुनहरी रोशनी से चमक उठा और आश्चर्यजनक रूप से लंबा हो गया। उसमें से एक दमनकारी आभा बह रही थी और 10 मीटर दूर से भी आसपास के खिलाड़ी छुरी द्वारा छोड़ी गई तेज लहरों को महसूस कर सकते थे। जापान के तीसरे रैंक के खिलाड़ी को कम नहीं आंका जाना चाहिए। इतने भयानक हमले का सामना करते हुए लिंग चेन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और न ही उन्होंने अपने हथियार निकाले। उसने बस क्रूरता इचिनावा को मनोरंजन की दृष्टि से देखा, जैसे उसकी आंखें एक रहस्यमय रोशनी से चमक उठी। क्रूर इचिनावा के हमले से आसपास के खिलाड़ी उत्साह से चिल्लाने लगे। हालांकि उसने एक भारी हथियार का इस्तेमाल किया था, उसका शरीर बिजली की तरह तेज था और उसने एक पल में उनके बीच की 5 मीटर की दूरी को पार कर लिया। छुरी इतनी तेजी से लिंग तियान की ओर उतरी कि सामान्य खिलाड़ी बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाएंगे। इस समय क्रूएल्टी इचिनावा अचानक स्तब्ध हो गया और सुनहरी छुरी हवा में रुक गई, मानो वह किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। उसी समय क्रूरता इचिनावा की क्रूर अभिव्यक्ति गायब हो गई, उसकी जगह भय ने ले ली। यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर और उसके हाथों में छुरी भी कांपने लगी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और अत्यधिक भय से घूरने लगा, मानो उसने दुनिया की सबसे भयानक चीज देखी हो। तुम रुक क्यों गए? क्या तुम मुझे मारने नहीं जा रहे थे? आओ, मुझ पर हमला करो, लिंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाया।
बस इस एक छोटे से कदम के कारण क्रुएल्टी इचिनावा डर के मारे चिल्लाने लगा और पीछे की ओर लड़खड़ाने लगा। वह लिंग चेन से दूर जाने के लिए इतना उत्सुक था कि वह अपना संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया, और उसकी छुरी खनकार के साथ जमीन पर गिर गई। इतना डरा हुआ कि वह उठ भी नहीं पा रहा था। क्रुएल्टी इचिनावा ने उस छुरी को उठाने की भी जहमत नहीं उठाई, जिसे वह अपने जीवन के समान महत्वपूर्ण मानता था। उसने रेंगने की पूरी कोशिश की और बड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, दूर रहो, कृपया यहाँ मत आओ। आसपास के खिलाड़ी चुप हो गए और वे सभी सदमे में घूरने लगे। लिंग चेन ने एक और कदम आगे बढ़ाया और मजाकिया स्वर में कहना जारी रखा, ओह, क्या चल रहा है? आप तभी बहुत प्रभावशाली थे, तो ये पता चला कि आप सिर्फ कचरा हैं। मैंने अभी तक प्रतिकार भी नहीं किया है, और आप पहले से ही इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। मेरा मतलब है, आप जापान में तीसरे टिल्ड रैंक वाले टिल्ड खिलाड़ी टिल्ड हैं, इसलिए कम से कम ऐसा व्यवहार करें। क्या आप दुनिया को कुत्ते की तरह अभिनय करने का अपना कौशल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? बोलते समय लिंग चेन धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर बार जब वह करीब आता, क्रुएल्टी इचिनावा डर के मारे चिल्लाने लगता। जल्द ही एक विशेष रूप से तीव्र और कड़वी गंध ने उनके आसपास के सभी लोगों की नाक पर हमला कर दिया, और क्रुएल्टी इचिनावा के नीचे एक पोखर बनना शुरू हो गया। वह वास्तव में अपनी पैंट गीली होने की हद तक डर गया था। आह! क्रूर इचिनावा का डर अपने चरम पर पहुंच गया और वह जोर से चिल्लाते हुए भागने लगा। वह डरे हुए कुत्ते की तरह अपने पीछे भीड़ में घुस गया और उस भयानक गंध को अपने साथ ले गया। इस सामग्री का स्रोत N0 है। हा 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 हा। लिंग चेन ने ताली बजाते हुए बेतहाशा हंसना शुरू कर दिया। जापान के तीसरे रैंक के विशेषज्ञ, जापान के 5वें सबसे बड़े गिल्ड के प्रमुख, काफी प्रभावशाली हैं। मेरी आंखें खुल गई हैं और हंसते हंसते मेरे दांत लगभग गिर गए हैं। हा हा हा। क्रूर इचिनावा दूर से डर के मारे चिल्लाता रहा और लिंग तियान के शब्द पूरी दुनिया में प्रसारित हो गए। काफी देर की चुप्पी के बाद सभी चीनी खिलाड़ी जोर से हंसने लगे। उनमें से कुछ तो बहुत जोर से हंसने के कारण जमीन पर गिर पड़े। जापान के तीसरे रैंक के खिलाड़ी ने लिंग तियान को युद्ध का निमंत्रण भेजा था, और वह डर गया था इससे पहले कि वे लड़ना शुरू करें, उसकी पैंट में पेशाब कर दिया। क्या शानदार, हास्यप्रद और चौंकाने वाला प्रदर्शन। सभी जापानी खिलाड़ियों के चेहरे सख्त हो गए, मानो उन्हें 10 किलोग्राम गोबर खाने के लिए मजबूर किया गया हो। शूरा का क्रोध अध्याय 410। जापान का ब्लेड सम्राट चीनी खिलाड़ी सख्ते में आ गए। अभी जो कुछ हुआ था उससे उनकी सारी चिंताएं और गुस्सा पूरी तरह से उड़ गया था। वे सभी जोर जोर से हंस रहे थे, और उनमें से कुछ तो लगभग लोटपोट हो रहे थे। यह आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि उनमें से कुछ अत्यधिक हंसने के कारण बेहोश हो जाएं। जापान के तीसरे रैंक वाले खिलाड़ी और चीन के शीर्ष रैंक वाले खिलाड़ी के बीच की लड़ाई देखने लायक एक महाकाव्य लड़ाई होनी चाहिए थी। हालांकि इससे पहले कि वे लड़ना शुरू करते, क्रूर इचिनावा अपनी पैंट को गीला करने से डर गया था और डरे हुए कुत्ते की तरह भाग गया था। इससे भी अधिक, यह उसकी घरेलू धरती पर एकल लिंग तियान के खिलाफ था। ये दुनिया की सबसे मजेदार फिल्म से भी सैकड़ों गुना अधिक प्रफुल्लित करने वाली थी। लगभग तुरंत ही मिस्टिक मून फोरम उत्साह से भर गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अतिरिक्त जापान के तीसरे रैंक के खिलाड़ी क्रुएल्टी इचिनावा चीन के लिंग तियान द्वारा खुद को पेशाब करने से डरे हुए थे। उसने वास्तव में खुद को पेशाब कर दिया। ये जापान का तीसरी रैंकिंग वाला खिलाड़ी है। वाह हा हा, मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। मैं सच में मरने वाला हूँ। जैसा कि जापान के तीसरे रैंक वाले खिलाड़ी से उम्मीद थी, वह पेशाब करने और भागने में काफी कुशल है। उन्होंने वास्तव में वहां जापान की ताकत प्रदर्शित की। मैं इसे अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। क्या ये जापान के निंजा कौशलों में से एक हो सकता है? अत्यंत शक्तिशाली। उसने तुरंत अनगिनत आंखें मूंद ली। आदर करना। तुम नीच किसान यह नहीं समझ सकते कि जापान का तीसरा रैंक वाला खिलाड़ी कितना महान है।
वह चाल जो उसने अंत में इस्तेमाल की, ये सबसे शक्तिशाली निंजा कौशलों में से एक है, डॉग क्रॉल। वह मुद्रा और गति बिल्कुल अद्भुत थी। कितना गहरा, कितना सुंदर, यहाँ तक कि एक असली कुत्ता भी प्रभावित होगा। वह अवश्य ही एक पेशेवर होगा। और वह पेशाब करने का कौशल, जमीन पर छोड़ी गई आकृति को देखें। जाहिर तौर पर यह एक टेलीपोर्टेशन चैनल है जो महान अल्ट्रामैन को बुला सकता है। इचिनावा की क्रूरतापूर्ण हरकतों के कारण सभी जापानी खिलाड़ियों को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। वे मंचों पर चीनी खिलाड़ियों के मजाक के जवाब में कुछ भी नहीं कह सके। क्या सार्वजनिक रूप से खुद को गीला करने से ज्यादा शर्मनाक और कुछ भी हो सकता है? कौन सोच सकता था कि क्रूर इचिनावा, जो आमतौर पर इतना घमंडी और शक्तिशाली था, इस तरह का व्यवहार करेगा। सनराइज सिटी सेंट्रल स्क्वायर के सभी खिलाड़ी चकित होकर घूर रहे थे। वे सभी ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने अभी अभी 10 किलोग्राम गोबर खाया हो, और लिंग चेन के शब्द उनके चेहरे पर क्रूर थप्पड़ की तरह थे। अगर उतना फर्क नहीं पड़ता अगर क्रुएल्टी इचिनावा एक सामान्य खिलाड़ी था। हालांकि वह जापान के तीसरे रैंक के खिलाड़ी थे। वह ऐसा व्यक्ति था जो दुनिया भर में प्रसिद्ध था, और उसने पूरे जापान की ओर से लिंग तियान को चुनौती भी दी थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि इसे पूरी दुनिया में प्रसारित किया जा रहा था और अनगिनत लोग ये देख रहे थे कि क्या हो रहा है। जापान की शर्मिंदगी पूरी दुनिया को दिखाई गई थी। यह ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि लिंग तियान ने क्रूरता इचिनावा को रिश्वत दी थी, अन्यथा वह ऐसा कार्य क्यों करेगा? लिंग तियान, तुम बहुत नीच हो। क्रूरता इचिनावा एक कमजोर व्यक्ति है। वह जापान का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त नहीं है। सब लोग, चलो लिंग तियान को मारें। उसे बताएं कि जापान को अपमानित करने के क्या परिणाम होंगे। अविश्वसनीय रूप से अपमानित महसूस करते हुए जापानी खिलाड़ियों ने लिंग चेन पर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। जो कुछ हुआ उसके लिए हर तरह के बहाने चिल्लाने के बाद उन्होंने लिंग चेन की ओर घूरते हुए अपने हथियार निकालने शुरू कर दिए। आखिरकार उनके पास अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकालने का कोई और रास्ता नहीं था। स्वाभाविक रूप से उनके कार्यों के कारण दुनिया भर के खिलाड़ी उन्हें और भी अधिक हेय दृष्टि से देखने लगे। इतने सारे लोगों द्वारा एक ही व्यक्ति को घेरने के लिए ऐसे स्थान पर जो उनके स्पॉन और पुनरुद्धार बिंदुओं के ठीक बगल में था, भले ही उन्होंने लिंग चेन को मार डाला हो, वे खुद को और अधिक शर्मसार करेंगे। सभी चीनी खिलाड़ी जापानी खिलाड़ियों को कोसने लगे, उन्हें बेशर्म और घृणित कहने लगे। जापानी खिलाड़ी लिंग चेन के करीब आने लगे और उसके आसपास का क्षेत्र सिकुड़ने लगा। जापानी खिलाड़ियों को करीब आते देखकर लिंग चेन की अभिव्यक्ति भी गहरी हो गई और वह ठंडे स्वर में मुस्कुराने लगा। आप सभी अभी रुकें। जैसे ही युद्ध छिड़ने वाला था, एक ठंडी आवाज आई। यह आवाज शांत और गंभीर लग रही थी, और कितना भी शोर होने के बावजूद हर खिलाड़ी ने इसे सुना। तुरंत प्रत्येक जापानी खिलाड़ी ने आगे बढ़ना बंद कर दिया, और जिस दिशा से आवाज आई थी उस दिशा में देखने के बाद उन सभी ने प्रसन्नता के भाव प्रकट किए। यह आवाज, क्या ये हो सकती है? ये यामाजाकी जिनिची है। यामाजाकी जिनिची यहाँ है। ये सही है, ये यामाजाकी जिनिची की आवाज है। स्वर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे व्यक्तिगत रूप से देख पाऊंगा। इस आवाज से सभी जापानी खिलाड़ी बेहद भावुक हो गए और भीड़ तुरंत इस महान व्यक्ति के लिए रास्ता बनाने के लिए अलग हो गई। लिंग चेन ने पहली चीज जो देखी वह एक मजबूत सफेद घोड़ा था। वह बिल्कुल सफेद था, बिना किसी दोष के। इसका फर छोटा सफेद था और यह सामान्य घोड़ों की तुलना में बहुत लंबा और शक्तिशाली दिखता था। इसकी आंखों से राजा जैसी झलक मिलती थी। घोड़े की पीठ पर सफेद कपड़े पहने एक आदमी था। वह लगभग 40 साल का लग रहा था, लंबा और सुडौल था। सिर से पांव तक, उसके हेलमेट से लेकर जूते तक, उसके सभी उपकरण सफेद थे। यहाँ तक कि उनकी त्वचा भी असाधारण रूप से सफेद दिखती थी। इससे उनके काले काले बाल विशेष रूप से आकर्षक दिखने लगे। उसकी आंखें तलवार की तरह शांत और चुभने वाली थीं और उसकी निगाहें बेहद ठंडी थीं।
लिंग चेन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने लिंग चेन को इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक लाश के रूप में देखा हो। इस आदमी को देखकर लिंग चेन थोड़ा घबरा गया और उसके दिमाग में एक नाम आया, यामाजाकी जिनिची, जापान के ब्लेड सम्राट। उन्हें दुनिया भर में सार्वजनिक रूप से जापान का नंबर 1 विशेषज्ञ माना गया। आभासी दुनिया में वह तलवार सम्राट की तरह ही प्रसिद्ध और सम्मानित थे। उनके प्रवेश और उनके केवल एक वाक्य ने सभी उन्मत्त जापानी खिलाड़ियों को शांत कर दिया। सभी खिलाड़ियों ने उसकी ओर पूजा और उत्साह के भाव से देखा, मानो उन्होंने किसी देवता को देखा हो। ये लगभग ऐसा था मानो वे लिंग चेन के बारे में पूरी तरह से भूल गए हों। यामाजाकी जिनिची ने सभी जापानी खिलाड़ियों के दिलों में बेहद ऊंचा स्थान रखा। यामाजाकी जिनिची जापान में एक किंवदंती थी। जापानी खिलाड़ियों के लिए वह एक अपराजय देवता थे। 15 साल पहले जापान की मार्शल असेंबली में पहला स्थान हासिल करने के बाद उनका नंबर 1 स्थान पहले कभी उनसे नहीं छीना गया था। वह कभी पराजित नहीं हुआ था और जिसने भी उसे चुनौती दी उसने स्वयं को शर्मिंदा किया। हालिया अंतर्राष्ट्रीय मॉक बैटल में यामाजाकी जिनिची हमेशा जापानी लोगों की आत्मा और नेता रहे थे। उनकी वजह से जापान हमेशा शीर्ष 10 रैंकिंग में रहने में सक्षम रहा और कभी-कभी शीर्ष 5 रैंकिंग में भी प्रवेश कर गया। इस तरह यामाजाकी जिनिची सभी जापानी लोगों के लिए एक नायक थे। जापान में उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। उनका संघ हेवनली ब्लेड सभी जापानी खिलाड़ियों के लिए एक प्रसिद्ध संघ था। हालांकि उनमें हर एक की संख्या 1000 से भी कम थी। सदस्य विशेषज्ञों के बीच एक विशेषज्ञ थे। जापानी लोगों के लिए हेवनली ब्लेड में शामिल होना उनके जीवन की सबसे शानदार घटनाओं में से एक होगा। ब्लेड सम्राट यामाजाकी जिनिची हमेशा अपने तक ही सीमित रहते थे। यदि वह नहीं चाहता कि उसे ढूंढा जाए तो कोई भी उसे ढूंढ नहीं सकता था और वह शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देता था। जब लिंग चेन ने पहली बार पूर्वी महासागर महाद्वीप में घुसपैठ की थी तो जापानी खिलाड़ियों ने पहले उसके बारे में सोचा था, लेकिन उसे ढूंढ नहीं सके। और अब जब वे अपमानित हो रहे थे तो वह प्रकट हुआ था। उनके प्रवेश से जापानी खिलाड़ी इतने उत्साहित और भावुक हो गए कि उनके आंसू छलक पड़े। ब्लेड सम्राट, ब्लेड सम्राट, लॉर्ड ब्लेड सम्राट, भगवान का शुक्र है आप यहाँ हैं। लिंग तियान को मार डालो, केवल आप ही यह कर सकते हैं। लिंग तियान, मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे ब्लेड सम्राट को कोई नहीं हरा सकता। ब्लेड सम्राट की उपस्थिति ने जापानी खिलाड़ियों को ऐसा महसूस कराया जैसे वे नरक से स्वर्ग में चले गए और वे सभी उत्साह से चिल्लाए। लिंग चेन ने दूसरी ओर देखने से पहले आधे सेकंड के लिए यामाजाकी जिनिची को देखा। यामाजाकी जिनिची ने कहा, हमारा गौरवशाली जापान कभी भी लोगों को संख्याओं के आधार पर धमकाने जैसा अपमानजनक काम नहीं करता है। सभी जापानी खिलाड़ी तुरंत चुप हो गए क्योंकि वे उत्साहपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे। यामाजाकी जिनिची की अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसकी आवाज और भी ठंडी लग रही थी, मानो वह किसी बर्फीली गुफा से बाहर आया हो। उन्होंने आगे कहा, क्रूर चिनावा एक बदमाश था और जापानी लोगों के लिए अपमानजनक था, इसलिए कृपया उसके बारे में भूल जाएं। लिंग तियान, कृपया मेरे साथ निष्पक्ष 1v1 लड़ाई करें। शिंग, 2 मीटर लंबा डेटो, जो बर्फ की तरह सफेद था। जैसे ही यामाजाकी जिनिची ने उसे अपने सिर के ऊपर रखा, वह हवा में उछल गया। इस सामग्री का स्रोत N0WEI_bin है। लिंग चेन यामाजाकी जिनिची के शब्दों पर हंसे बिना नहीं रह सके। हो, इसलिए जापान का तीसरा रैंक वाला विशेषज्ञ सिर्फ एक बदमाश है और जापानी लोगों के लिए अपमानजनक है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे और शीर्ष रैंक वाले विशेषज्ञों के अलावा अन्य सभी जापानी खिलाड़ी बदमाश हैं और जापानी लोगों के लिए भी अपमानजनक हैं? लिंग चेन के शब्दों ने दुनिया भर के खिलाड़ियों को हंसने पर मजबूर कर दिया। यामाजाकी जिनिची की आंखें ठंडे क्रोध से चमक उठी। वह अपने द्वारा लाए गए अपमान को कम करने के लिए क्रूरता चिनावा को छोटा करना चाहता था। किसने सोचा होगा कि लिंग चेन ने अपने शब्दों को उसके खिलाफ कर दिया होगा,
और उनका उपयोग जापानी खिलाड़ियों को और भी अधिक अपमानित करने के लिए किया होगा। यामाजाकी जिनिची अपने घोड़े से नीचे कूद गए और एक सफेद बाघ जो एक व्यक्ति से दोगुना लंबा था उसके पीछे दिखाई दिया, जिससे आसपास के खिलाड़ी हौंफने लगे। यामाजाकी जिनिची ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, लिंग तियान, आइए शब्दों को बर्बाद करना बंद करें। अपने पालतू जानवरों को बुलाओ और मुझे अपनी ताकत दिखाओ। यामाजाकी जिनिची ने जिस लहजे का इस्तेमाल किया वह एक विशेषज्ञ की तरह था जो किसी कमजोर व्यक्ति से बात कर रहा हो। लिंग चेन को और भी अधिक खुशी महसूस हुई। उसने अपनी ठुड्डी थपथपाई और यामाजाकी जिनिची को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, पालतू जानवर, मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मेरे पास कोई युद्ध पालतू जानवर नहीं है। आप काफी मजबूत दिखते हैं, तो अगर आप मेरे पसंदीदा योद्धा बने तो कैसा रहेगा? लिंग चेन के शब्दों के कारण खिलाड़ी घबरा गए। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।